वो अब्बास की जानिब से रुख मोड़े करवट लिए लेटी हुई थी, मगर मुसलसल अपने घने स्याह बालों में अब्बास की उंगलियों का लम्स महसूस कर रही थी। चंद लम्हों पहले इसी एहसास के तहत वो बेदार हुई थी, मगर खिफ़त के बाइस अब्बास की जानिब मुड़ नहीं रही थी। रात को अब्बास ने उससे पूरे इस्तेहकाक से अपना ताल्लुक़ बना लिया था। वो मज़ाहमत भी ना कर सकी थी। उसे महसूस हो गया था कि उसकी मज़ाहमत किसी काम की नहीं होगी। अब्बास की आंखों में वो उसका पुख्ता इरादा देख चुकी थी, और फिर वो कौन थी इनकार करने वाली। उसका इनकार कोई हैसियत कहाँ रखता था। हाँ, दुख हुआ था, बल्कि वो घबरा गई थी। इस तरह अचानक से अब्बास उसकी जानिब कदम बढ़ाना, बल्कि उसकी तो रूह तक कांप गई थी, ये सोचते हुए कि अब्बास उसके वजूद से अपना जी बहला रहा है। फिर उसके अंदाज में इस कदर शिद्दत थी कि हुरा ने मज़ाहमत करना ही छोड़ दी थी। उसे अब्बास से डर लग रहा था। वो अब्बास को तैश नहीं दिलाना चाहती थी। वो जब पुरसकून होकर सो गया तो पहली मर्तबा हुरा तकिए में मुंह छुपा कर रो दी। शायद ये रोना ही तो उसकी ज़िंदगी में रह गया था। सरदार बीबी की बातें सोचकर उसका दिल कर रहा था कि अब्बास को रोक दे। क्यों वो उसकी रखेल बने, क्योंकि जानती थी अब्बास महज दिल बहला रहा है। बीवी तो उसकी नूरे बनेगी। नूरे का सोचकर जाने उसे क्यों मलाल हुआ था। जाने अनजाने में उसके बाइस नूरे के साथ ज़्यादती हुई थी, और हर सोच से ज़्यादा तकलीफ दे ये सोच थी कि वो चाहकर भी अब्बास को ना रोक सकी, कि वो इस्तेहकाक से उसके वजूद को हासिल कर चुका था। हुरा अब्बास की नींद में डूबी आवाज़ से हुरा की सोचों का तसलसल टूटा, और उसने बेडशीट को मुट्ठी में सख्ती से जकड़ लिया। उसे लग रहा था कि अभी भी अब्बास की आंखों में नहीं देख पाएगी। रात के बारे में सोचकर उसका रंग सुर्ख होने लगा। सांसें तेज़ हो गईं जब अब्बास ने फिर बोझल सी आवाज़ में उसे पुकारा, हुरा। हुरा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रुख अब्बास की सिमत मोड़ती। अब्बास जानता था कि हुरा बेदार हो चुकी है, मगर उसकी पुकार का जवाब ना देना भी उसे शिद्दत से महसूस हुआ। वो उसकी दिली कैफियत समझ रहा था कि यूं अचानक सब हुआ तो हिरा के दिल में उसके लिए डर बैठ गया था। गहरा सांस खारिज करते हुए उसने फिर से उससे कहा, आप गुस्सा हैं मुझ पर? नहीं। फिर नाराज़ हैं? उसकी बंद आंखों से निकलते मोतियों को देखते हुए वो पूछ रहा था, जबकि हुरा फिर से बोली, नहीं। फिर ये आंसू कैसे? अब्बास ने फिर उससे पूछा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इस बार अब्बास की आवाज़ में थोड़ी सी सख्ती थी, तो हुरा उसकी बुलंद आवाज़ सुनकर लरज़ गई। जी। हुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आंखें झुकाए मध्यम सा बोली, कल रात जो हुआ उस पर दुख के आंसू बहा रही हैं आप? निहायत सर्द मोहरी से पूछा गया कि हुरा ने बेसाख्ता निगाहें अब्बास की जानिब की। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब्बास का सख्त लबो लहजा हुरा को सहमने पर मजबूर कर गया। लफ्ज़ बमुश्किल उसके हलक से निकले। क्या चाहती हैं आप कि रात के लिए मैं शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगूं? हुरा के कान में मौजूद छोटी सी बाली को अपने हाथ की उंगलियों से हरकत देते हुए वो निगाहें हुरा की सहमी हुई आंखों पर जमाते हुए पूछ रहा था। नहीं। हुरा बमुश्किल सर को नफ़ी में हिलाते हुए बोली, फ़िलहाल आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि मैं बहक कर आपके करीब नहीं आया था, बल्कि बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया था मैंने। वो हुरा की दिली कैफियत जानता था, इसलिए उसे समझाता हुआ बोला, बल्कि हुरा को उसकी बात कुछ ख़ास समझ नहीं आई थी, मगर वो खामोश रही। आपके वजूद पर ये ज़ख्म कैसे हैं? हुरा के बाजुओं और चेहरे पर उंगलियों के सुर्ख निशान और कहीं नीले पड़ते निशान देखकर तो राहत को ही अब्बास को गुस्सा आ गया था। वो कुछ तो मामले को समझ गया था, मगर जो समझ आ रहा था वो काफ़ी तकलीफ दे था। जबकि अब्बास के सवाल पर हुरा का रंग जर्द पड़ा था। किसने किया है ये सब? हुरा के चेहरे पर नरमी से उंगली फेरते हुए वो पूछ रहा था, जबकि हुरा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। इससे पहले कि अब्बास एक मर्तबा फिर पूछता, दरवाजे पर दस्तक हुई और मुसलसल दस्तक होने पर अब्बास झुंझला कर उठा और दरवाजे की जानिब बढ़ा, जबकि हुरा चेहरे पर कंफर्टर डालकर छुपा गई खुद को। जाने कौन होगा दरवाजे पर और इस तरह देखकर क्या सोचेगा। ये सोचते ही हुरा का दिल घबरा गया। ये क्या तरीका है? जब दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो वापस मुड़ जाओ खामोशी से। ढिठाई से खड़े रहने का क्या मकसद है? दरवाज़ा खोलकर नाहिद को सामने देखकर तो अब्बास को शदीद गुस्सा आया। खासी बुलंद आवाज़ में वो चिल्लाया था, जबकि नाहिद अब्बास के चिंघाड़ने पर कांप कर 2 कदम पीछे हुई। वो सरकार माफ़ कर दें जी, वो सरदार बीबी आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। नाहिद ने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, ठीक है, जाओ। दरुस्ती से कहते हुए अब्बास ने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। जब मुड़ा तो हुरा को कंफर्टर में छुपा देखकर उसके स्पार्ट चेहरे पर तबस्सुम बिखरा।
मैं शावर लेने जा रहा हूँ, नाश्ता यहाँ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि लेट हो गया हूँ मैं। आज मेरे केस की हियरिंग है। आप फ्रेश होकर नाश्ता कर लीजिएगा, जल्द हवेली आने की कोशिश करूँगा। अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए उसने खासी बुलंद आवाज़ में कहा और फिर एक मुस्कुराती निगाह हुरा के छुपे वजूद पर डालकर वॉशरूम की सिमत बढ़ गया। जबकि हुरा को जब यकीन हो गया कि अब अब्बास रूम में नहीं है तो चेहरे से कंफर्टर हटाया, कपड़े दुरुस्त करती बेड से नीचे उतरी और चादर को उठाकर अपने ऊपर अच्छी तरह से ओढ़ा और एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखकर कमरे से निकल गई। रात उसने आंखों में गुजारी थी। यही सोच बेचैनी में इजाफा कर रही थी कि वो लड़की अब्बास के पास उसके कमरे में मौजूद है। कितनी देर तो वो कमरे में बेचैनी से टहलती रही। कई मर्तबा कमरे से निकली मगर दरवाजे से ही वापस मुड़ गई। नहीं, अब्बास उसे बीवी का दर्जा नहीं देंगे। वो तो निगाह उठाकर किसी भी लड़की को नहीं देखते। कई बार मैंने नोट किया है, वो तो मुझसे भी नज़रें झुकाकर बात करते हैं, मेरे हुस्न के आगे भी नहीं बहकते। फिर वो तो एक आम सी लड़की है, मगर वो लड़की उनके निकाह में है। अगर अब्बास ने उसे नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? दोनों हाथों में सर थामे जाने वो क्या क्या सोच रही थी। सारी रात इस तराब में गुजारने के बाद कुछ देर सो पाई थी। 8 बजे मामूल के मुताबिक कमरे से बाहर निकली तो मुलाजमा से हुरा के बारे में पूछा। वो लड़की कहाँ है? उसे हुरा का नाम तो मालूम नहीं था। सबकी तरह वो भी उसे लड़की ही कहकर बुलाती थी। जी, वो तो अभी छोटे सरकार के कमरे में ही। मुलाजमा उसकी बात समझते हुए बोली। अभी वो बता ही रही थी जब उसे सरदार बीबी की परेशान आवाज़ आई, अरे जाकर नाश्ते के लिए बुलाकर ला सरदार को। सरदार बीबी को जब मालूम हुआ कि हुरा अभी तक अब्बास के साथ है तो उनसे रहा नहीं गया और नाहिद को फ़ौरन भेजा। जबकि नूरे के दिल में छन से कुछ टूटा। वो शिकस्ता कदमों से चलते हुए अपने कमरे में आ गई। बचपन से ही बच्चों के दिल में ये नाजुक बातें नहीं डालते, खासकर लड़कियों के दिलों में, क्योंकि लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं। वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, फिर सारी उम्र दिल में ये रोग रखती हैं। हर लड़की खुशकिस्मत नहीं होती कि जिसे ऐसा हमसफ़र मिले जो उसके दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की सलाहियत और ज़र्फ़ रखता हो। नूरे ऐसी गलती की मुंह बोलती मिसाल है। बचपन से अब्बास के साथ उसका नाम जोड़ा गया, मगर ये तो किस्मत के खेल हैं कि किसके नसीब में कौन होता है। आप कौन होते हैं खुदा के कामों में दखल देने वाले? जाने नूरे की ज़िंदगी आगे जाकर क्या मोड़ लेती है, वो नहीं जानती थी। ख़ानदानी उसूलों के तहत वो अब्बास की दूसरी बीवी का मर्तबा हासिल करती है या सख्त उसूलों के तहत सारी ज़िंदगी उम्र उसी के नाम से बनकर बेरंग ज़िंदगी गुजारती है। वो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, मगर मुसलसल अब्बास का ख़याल उसके जहन में गर्दिश कर रहा था। वो गुजरी रात के हसार से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई थी। अपने वजूद पर उसका लम्स उसे अब भी महसूस हो रहा था। ओ बीबी, हवेली की सरदार बीबी बनने के ख्वाब देखना बंद करो और खाने की तैयारी करो। ख़त्म करो काम जल्दी। हुरा को शेल्फ के पास किसी गहरी सोच में डूबा खड़ा देखकर नाहिद फुंकारी तो हुरा यकदम ख्यालों से निकली और नाहिद का गुस्सा देखकर सर झटकती खाना बनाने लगी। नहीं हुरा, मत सोचो कुछ भी। ये सब एक जैसे हैं, बेरहम, जालिम। सबको अपना अपना मतलब पूरा करना होता है। छोटे सरदार ने भी महज ज़रूरत पूरी करनी थी सो कर ली। इससे ज़्यादा तुम्हारा वजूद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। दिल में खुद से मुखातिब होते हुए उसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। अपनी सफ़ेद चादर के पल्लू से आंसू साफ करते हुए उसने एक गहरा सांस लिया और अपना ध्यान अब्बास से हटाकर काम में लगा लिया, क्योंकि उसने अब उम्मीदें रखना छोड़ दी थी। दिल में कोई खुशफहमी पाल कर वो खुद को अजियतों से नहीं गुजारना चाहती थी। पहले ही बड़ी मुश्किल थी ज़िंदगी, और फिर ये बात वो जानती थी कि अब्बास की ज़िंदगी में नूरे पहले से मौजूद है और यहाँ से आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी। नाइमा, तुम परेशान क्यों होती हो? क्या तुम्हें हम पर या सरदार साहब पर यकीन नहीं है? क्या नूरे सिर्फ तुम्हारी बेटी है? तुमसे ज़्यादा फिक्र है सरदार जी को उसकी। सरदार बीबी और नाइमा उस वक्त हवेली के सहन में बैठी धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी। नाइमा हमदानी रात से नूरे की बिखरी हालत देखकर कुढ़ रही थी। ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ आप दोनों नूरे को बेटी की तरह समझते हैं, मगर एक बात बताएं,
آپ ہی بتائیں سردار بی بی کہ ایک عورت یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ جس شخص کے ساتھ ہمیشہ سے اس کا نام جڑا تھا اب کوئی دوسری زندگی میں آ گئی ہے۔ اور پھر آپ نورے کو جانتی ہیں وہ کتنی حساس ہے، رو رو کے برا حال کیا ہوا ہے اس نے اپنا جب سے چھوٹے سردار کا نکاح ہوا ہے۔ نائمہ چہرے پر پریشانی لیے کہہ رہی تھی، میرا بس چلے تو اس لڑکی کا گلا دبا کر مار دوں، مگر سردار جی نے سختی سے کہا ہے کہ اس لڑکی کو زندہ رکھا جائے۔ سردار بی بی لہجے میں ہرا کے لیے نفرت لیے بولی تھیں، جبکہ ان کی بات پر نائمہ نے سر ہلایا۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس لڑکی کو عباس چھوڑ دے۔ نائمہ نے کہا تو سردار بی بی نے ان کی بات کی نفی کی۔ تم جانتی تو ہو کہ خون بہا میں آئی لڑکیوں کو طلاق نہیں دے سکتے۔ انہوں نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ وہ نائمہ کو کیا بتاتی کہ خود ان کو ہرا کا وجود برداشت نہیں تھا۔ زیادتی ہو رہی ہے میری بیٹی کے ساتھ، انہوں نے بھیگی آواز میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ عباس اور نورے کا رشتہ بھی ختم نہیں ہو سکتا، ہرگز زیادتی نہیں ہوگی نورے کے ساتھ۔ ہم بہت جلد اس کی شادی عباس سے کر دیں گے، اور یہ بات تو تم جانتی ہو عباس اپنے باپ کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس لڑکی کے ساتھ نکاح اس نے اپنی خوشی سے کیا ہے؟ نہیں، سردار جی نے زور دیا تھا اس پر، ورنہ وہ کہاں کرتا۔ سردار بی بی ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولیں تو نائمہ ہمدانی نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ مرد ہے، وہ 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے، مگر جو حیثیت نورے کی ہے وہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اور عباس جانتا ہے یہ بات۔ تم نہیں جانتی، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے جلدی نورے اور عباس کے بچے دیکھیں ہم لوگ۔ سردار بی بی پھر سے بولی تھی، جبکہ نائمہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ اسے کام نمٹاتے ہوئے رات ہو گئی تھی۔ اپنے بنگلے میں آ کر وہ فریش ہو کر لیٹ گیا تھا۔ آج سارا دن وقفے سے اسے ہرا کا خیال آتا رہا تھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی آبی والے حادثے کے بعد اتنے دنوں سے ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا، پھر جب اس لڑکی کا خیال آتا جس سے اس نے چند دن پہلے بابا کے کہنے پر نکاح کیا تھا تو مزید بے چینی ہونے لگتی، اور پھر تو جیسے اس کی بے سکونی بڑھتی رہتی۔ اور اس دن وہ حویلی گیا، کوشش کے باوجود وہ اس لڑکی سے نہیں مل سکا، شاید ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر کبھی کبھی عالیان کے مذاق میں کی ہوئی باتیں اسے بے چین کرتی تھیں۔ جب وہ کبھی کبھی شراب کا گلاس تھما کر لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کا مشورہ دیتا تھا تو اس وقت وہ بھاگ جاتا تھا، مگر سوچ ہرا کی جانب مبذول ہو جاتی، شاید اس لیے کہ وہ اس کی محرم تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ کل جب وہ ہوٹل میں احمد اور علیان کے ساتھ لنچ کر رہا تھا تب بھی اسے ایک دم اس لڑکی کا خیال آیا جس کے ساتھ اس کا بہت مضبوط رشتہ ہو چکا تھا، مگر وہ تو اس کا نام بھی فراموش کر چکا تھا۔ اسی وقت اس نے حویلی جانے کا فیصلہ کیا، گاڑی دھیمی رفتار سے چلائی کہ وہ مزید ہر پہلو سے سوچنا چاہتا تھا۔ پہلی نظر جب اس نے ہرا پر ڈالی اس وقت ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس سے ڈر رہی ہے۔ ہرا نے خود کو چادر میں لپیٹا تھا، آدھا چہرہ بھی اس سے چھپا رہی تھی، مگر چونکہ نکاح کی کشش تھی کہ کسی لڑکی کو ایک آنکھ نہ دیکھنے والا سامنے کھڑی لڑکی کو گہری نگاہوں سے پورے حق سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے ہی پہلی مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ عام سے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، پھر خون بہا میں آئی ہوئی تھی۔ وہ ساری باتیں سمجھتے ہوئے جان گیا تھا کہ ہرا کس قدر سہمی ہوئی تھی، مگر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ بے شک نکاح اس نے باپ کے کہنے پر کیا تھا، مگر نکاح کرتے وقت اس نے دل میں خود سے عہد کیا تھا کہ اس لڑکی کے حقوق پورے کرے گا۔ ہرا کے جسم پر نیل کے نشان دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے ہرا سے پوچھا بھی تھا، مگر اس نے بتایا نہیں۔ وہ واپس جا کر ہرا سے اس بارے میں مزید بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بہت سی باتیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ آج چاند کہاں سے نکلا ہے احمد؟ وہ رات کے کھانے کے لیے لاؤنج میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا جب عالیان کی شرارت سے بھری آواز نے اسے ہوش دلایا، اور اب آرام سے وہ صوفے پر بیٹھتے احمد اور عالیان کو دیکھنے لگا۔ یہ وہ دوست تھے جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ مغرب سے احمد نے ٹی وی آن کرتے ہوئے عالیان کے مذاق کا حشر کرتے ہوئے کہا تو عباس مسکرانے لگا۔ مجھے تو لگ رہا ہے جنوب سے نکلا ہے، عالیان نے جانتی نظروں سے عباس کو دیکھتے ہوئے کہا، تو اس بار عباس نے اسے گھورا۔ اوئے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر دیکھ، آج واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ عالیان نے عباس کی گھوری کو نظر انداز کرتے ہوئے احمد سے ریموٹ لیتے ہوئے کہا تو اس نے ناسمجھی سے عالیان کو دیکھا۔ عالیان نے فوراً ادھر ادھر دیکھا، پھر صوفے کے نیچے دیکھا۔ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس بار عباس نے بھی ناسمجھی سے پوچھا۔ نہ شراب کی بوتل نظر آ رہی ہے، نہ شراب نظر آ رہا ہے، پھر یہ مسکراہٹیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ عالیان نے چہرے پر مصنوعی معصومیت سجائے عباس کو کہا تو اس کی بات سمجھتے ہوئے بے اختیار عباس نے کہا لگایا،
इतने दिन बाद अब्बास को खुलकर मुस्कुराते देखकर आलियान और अहमद दोनों शुश्तर रह गए। अहमद तू मान ना मान, हमारा शरीफ बच्चा गलत कामों में पड़ गया है। आलियान ने अब्बास की जानिब इशारा करते हुए अहमद से कहा तो अब्बास ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। अब्बास तू ठीक तो है ना? इस बार अहमद ने पूछा। उसके लहजे में वाज़ेह परेशानी थी। तुम लोगों को लग रहा है कि मैं सदमे की वजह से पागल हो गया हूँ? अब्बास ने इस बार संजीदगी से पूछा। खुदा तुझे हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे यार, लेकिन सब ठीक है ना? अहमद अब्बास के साथ बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर इस बार संजीदगी से पूछने लगा। हाँ सब ठीक है, अब्बास ने मुख्तसरन जवाब दिया, जबकि आलियान अभी भी उसे जांचती निगाहों से देख रहा था। हाँ अहमद, सब कुछ ज़्यादा ही ठीक लग रहा है। आलियान अभी भी बाज ना आया था। अब्बास ने उठकर एक मुक्का उसकी कमर में मारा। पहले ही मेरा सर दर्द हो रहा है, मजीद दिमाग ख़राब ना कर मेरा, संजीदगी से कहते हुए अब्बास ने टीवी का रिमोट हाथ में लिया और न्यूज़ चैनल लगाकर आलियान के साथ बैठ गया, जबकि आलियान कराह कर रह गया। चल मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ, अहमद मुस्कुराकर कहता हुआ किचन की जानिब बढ़ गया। असल शरीफ तो ये बंदा है यार जो चाय भी बना कर दे रहा है। तेरे तो आजकल लक्षण ही ठीक नहीं लग रहे, मुझे नज़र रखनी पड़ेगी तुझ पे, आलियान बुलंद आवाज़ में बुड़बुड़ा रहा था, जबकि अब्बास ने नज़रें टीवी स्क्रीन पर रखते हुए बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। नूरे और नाइमा कहाँ हैं? खाने के लिए क्यों नहीं आई अभी तक? सब खैर है ना? सरदार शेरदिल ने सरबराही कुर्सी पर विराजमान होते हुए नूरे और नाइमा की कुर्सियां खाली देखकर सरदार बीबी से इस्तफसार किया। नाइमा की तबीयत ठीक नहीं है, सरदार बीवी ने शोहर की प्लेट में खाना डालते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ है? सरदार शेरदिल ने माथे पर बल डालकर पूछा। बेटी की परेशानी खाई जा रही है उसे, ये सोचकर परेशान है कि अब्बास के निकाह में पहले से ही एक लड़की मौजूद है। सरदार बीबी अब अपनी प्लेट में खाना निकालते हुए गोया हुई। तो तुमने कहना था कि वो लड़की कोई हैसियत नहीं रखती हमारे और हमारे बेटे के लिए, हमारी बहू नूरे ही बनेगी, सरदार शेरदिल ने खाना खाते हुए हतमी अंदाज में कहा। कहा है मैंने, मगर परेशानी कम नहीं हुई उसकी। बस अब आप जल्दी करें अब्बास और नूरे की शादी में। सरदार बीबी इस बार संजीदगी और परेशानी से बोली। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, जल्दी अब्बास से शादी की बात करता हूँ, उन्होंने सरदार बीबी की बात से मुत्तफिक होते हुए कहा। तो सरदार बीबी ने भी इस बात में सर हिला दिया। और नूरे कहाँ पर है? सरदार शेरदिल ने उन्हें देखते हुए फिर से पूछा। वो अपने कमरे में है, सरदार बीबी ने धीमी आवाज़ में कहा। जाओ नूरे बीबी को बुला कर लाओ, कहो कि हमने बुलवाया है उन्हें। सरदार शेरदिल ने नाहिद की जानिब देखते हुए उसे हुक्म दिया तो वो जी कहते हुए नूरे के कमरे की जानिब बढ़ गई। काफ़ी दिन हो गए अब्बास नहीं आया, इस मर्तबा सरदार बीबी ने बेचैनी से कहा। हाँ बात हुई थी मेरी उससे, मसरूफ़ है बहुत, मगर जल्द आने के लिए कह दिया है मैंने उसे। सरदार शेरदिल ने सरसरी सा बताया उन्हें तो सरदार बीबी शर्द आह भर कर रह गईं। अस्सलामुअलैकुम ताया सरदार, नूरे ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होकर सरदार शेरदिल को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, आओ बैठो खाना खाओ, उन्होंने नूरे को देखते हुए सलाम का जवाब दिया और कुर्सी की सिमत इशारा करके बैठने का हुक्म दिया। नूरे दुपट्टा दरुस्त करते कुर्सी पर बैठ गई, जबकि सरदार बीबी नूरे को बगौर देखने लगी। खुशबाश हंसते मुस्कुराने वाली नूरे किस कदर मुरझा गई थी कि सफ़ेद खूबसूरत चेहरे की रौनक ही मांद पड़ चुकी थी। आंखें शायद रोने के बाइस सुर्ख थीं। नूरे को इस तरह देखते हुए उन्होंने दिल में अहद किया कि जल्द से जल्द नूरे के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का सामान ज़रूर करेंगी। नूरे मेरी जान, सही से खाना खाओ, देखो इतनी कमज़ोर हो गई हो। सरदार बीबी नूरे को ऐसे ही सर झुकाए बैठा देखकर मोहब्बत से बोली तो नूरे बमुश्किल मुस्कुराकर खाना खाने लगी। उसी वक्त हुरा किचन से स्वीट डिश लाकर मेज़ पर रख रही थी जब सरदार शेरदिल के खौफ के बाइस उसके हाथ कँपाए और उसी वक्त खीर का डोंगा उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। उसके कुछ छींटे सरदार शेरदिल की सफ़ेद शलवार पर भी गिर गए। लड़की क्या अंधी हो तुम, दफ़ा हो जाओ यहाँ से अब। वो हुरा को देखते हुए धाड़े थे, जबकि हुरा उनकी धाड़ पर मजीद सहम गई और चंद कदम पीछे हुई और फिर दोनों हाथ लबों पर रखते हुए रोते हुए किचन की जानिब भागी। ये तो किसी काम की नहीं है, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती है हरामखोर। सरदार शेरदिल को उठता देखकर सरदार बीबी हुरा को लान तान करती उनके पीछे डाइनिंग हॉल से निकल गई, जबकि नूरे को हमेशा की तरह आज भी हुरा के साथ होते सलूक पर दुख हुआ। नाहिद ये साफ करो, नाहिद को हुक्म देकर वो किचन की जानिब बढ़ी, जहां हुरा चादर में मुंह छुपाई शिद्दत से रो रही थी। उसके रोने में इतना दर्द था कि नूरे को उस पर बेतहाशा तरस आया। सुनो, बेइख्तियार ही नूरे ने उसे पुकारा, जबकि हुरा ने चौंक कर सामने खड़ी नूरे को देखा। जी, अपने आंसू साफ करते हुए हुरा ने निगाहें चुरा कर पूछा, मगर नूरे हनूस खामोशी से उसे देख रही थी।
उसके दिए हुए गुलाबी सादा से जोड़े में बड़ी सी काली चादर ओढ़े वो दुबली पतली सी लड़की, जिसका रोने के बायस चेहरा और आंखें सुर्ख थीं, उसे देखकर नूरे को जाने क्यों अफसोस हुआ। उसे हमेशा उस लड़की के लिए बुरा लगता था, मगर उस लड़की के अब्बास से रिश्ते के बायस हमेशा वो उसे नज़रअंदाज करती थी। आपको कुछ चाहिए? नूरे को अपनी जानिब तकता पाकर हुरा घबराए हुए बोली। मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो, फिर भी तुम्हें सज़ा मिल रही है, नूरे ने आहिस्तगी से कहा तो हुरा ने दुख से सर झुका लिया, मगर खामोश रही। तो तुम कैसे सह लेती हो ये इतना सब कुछ? मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम अब्बास के निकाह में हो। ये कहते हुए नूरे की आंखें भीगने लगीं, जबकि नूरे का झुका सर इस बार शर्मिंदगी से मजीद झुक गया। कहते हैं कि आप पहले दूसरों के लिए दुआ करो तो आपकी दुआ जल्द कबूल होती है। मैं दुआ करती हूँ कि खुदा तुम्हारी मुश्किलात आसान करे, भीगी आवाज़ में कहती नूरे सिसक कर वापस मुड़ गई, जबकि हुरा बेयकीनी से उसे देखती रह गई। फर्श साफ करो, बाहर जाकर, खुद को मालकिन समझकर यहाँ आ गई है। नूरे को बावर्ची खाने से निकलता देखकर नाहिद गुस्से से हुरा को देखती फुंकारी, जबकि हुरा आंसू पीती हुई डाइनिंग हॉल में चली गई। सारे काम खत्म करके जब वो अपने स्टोर नुमा कमरे में दाखिल हुई तो काफ़ी रात हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद करके चटाई पर आ लेटी और चादर उतार कर सर के नीचे रख ली। थकान इतनी थी कि उसकी जगह कोई और होता तो सो जाता, मगर उसे अभी किस्मत पर अपनी और भी आंसू बहाने थे। हमेशा की तरह सारे दिन में हुए वाक़यात याद करने लगी। सरदार शेरदिल और सरदार बीबी के हाथों अपनी तौहीन याद आई तो आंसू खुद ब खुद आंखों के रास्ते बहने लगे। फिर नूरे के अल्फाज याद आए तो नए सिरे से मलाल होने लगा। मालकान से लेकर मुलाजमीन तक का बुरा और हद तक अमेज़ रवैया उसने देखा था, मगर नूरे ने कभी तौहीन नहीं की थी उसकी, ना बाकियों की तरह कभी तशद्दुद किया था। मगर आज उसका रोना और उसके अल्फाज हुरा के दिल पर बोझ डाल रहे थे। नूरे, मैं भी आपके लिए दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। खुदा की कसम, अगर मुझे इस हवेली के अलावा कोई हमदर्द छत मुयस्सर होती तो आपकी और सरदार की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाती। कम अज़ कम अपनी वजह से आपको कोई दुख ना देती। मगर मैं क्या करूं? मेरा कोई नहीं है। मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजारने में जितनी मुश्किलात पेश आती हैं एक औरत को, वो बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं। बाहर दरिंदे हैं बहुत जो हमा वक्त नोचने को तैयार खड़े रहते हैं। क्या करूँ आपके लिए? कुछ नहीं कर सकती मैं। बेशक हवेली में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर ये ग़ुलामी का सौदा बुरा नहीं है मेरे लिए। मैं ये छत नहीं छोड़ सकती। मगर आप डर के क्यों रहे नूरे? सरदार तो आप ही के हैं। मैं तो कुछ भी नहीं आपके आगे, कोई औकात नहीं मेरी। कमरे की खाली छत को आंखों से तकते हुए वो दुख से बुड़बुड़ा रही थी। जिंदगी में तकलीफ़ें बढ़ती ही जा रही थीं, या यूं कहना बेहतर था कि उसने शायद ही कोई खुशी देखी हो। हुरा जैसी खुददार लड़की के लिए हवेली में इस तरह ज़िंदगी गुजारने से बेहतर मौत थी, मगर अफसोस के अपने हिस्से की सांसें उसे हर हाल में पूरी करनी थी। उस रात के बाद अब्बास हवेली नहीं आया था। वो जल्द आने का कह कर गया था, मगर बहुत सारे दिन गुजर गए थे। नामहसूस अंदाज में वो उसका इंतज़ार करती थी, मगर फिर अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को पिचकारती। सब अपने परायों ने तो गलत किया तुम्हारे साथ हुरा, अब खुद अपने दिल को मज़ीद तकलीफ़ से दो चार मत करो। वो गांव का सरदार है और तुम क्या हो? सही कहा था सरदार बीबी ने, खून बहा में आई हुइयों के हिस्से में फ़कत एक रात आती है। उन्हें कोई बीवी की हैसियत थोड़ी दे देता है, वो तो दिल बहलाने के लिए। और अब वो फिर शिद्दत से रो दी थी, फ़कत आंसुओं पर ही इख्तियार था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी कमरे में खनकी भी बढ़ रही थी। रोते हुए जब वो सो गई तो नींद में ही सर के नीचे रखी चादर उठाकर अपने वजूद पर डाल ली।